ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। मेरा नाम शरद है। मेरा एक 10 साल का बेटा है। मैंने हाल ही में एक नया घर खरीदा है क्योंकि पिछले घरों में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थी मेरे साथ जिनके बाद उस घर में रहना एकदम नामुमकिन सा हो गया था। इसलिए मैंने उस घर को बेच दिया और एक नया घर ले लिया। मैं अपने बेटे के साथ उस नए घर में शिफ्ट हो गया। मेरे अलावा मेरे बेटे का ख्याल रखने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से मैं ऑफिस में जॉब करता था और वर्क फ्रॉम होम किया करता था क्योंकि मेरा बेटा ज़्यादा ही छोटा था। उसे अकेला घर पे छोड़ना मुझे ठीक नहीं लगता था। मैं वर्क फ्रॉम होम करके ही अपनी जॉब को करता था और अपने बेटे का ख्याल रखता था। नए घर में एक हफ़्ता ही हुआ था, लेकिन अचानक से मुझे ऐसा लगा कि मेरे बेटे का जो बिहेवियर है वो दिन पे दिन चेंज होता जा रहा है। वो पहले की तरह नहीं रहा। वो ना ठीक से खाना खाता है, ना ठीक से बोलता है और ना ही ठीक से हंसता खेलता है। ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब थी। मुझे लगा कि मेरा बेटा किसी टेंशन में है। मैंने एक रात उसे अपने पास बैठा के पूछा, बेटा क्या हो गया है तुम्हें? कोई परेशानी है? तुम बदले बदले से लग रहे हो। इसके जवाब में उसने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप मुझे देखता रहा। मुझे लगा कि शायद तबीयत ठीक नहीं है मेरे बेटे की और मैं डॉक्टर के पास लेके गया। डॉक्टर ने चेकअप किया तो उसने कहा कि नहीं, सब कुछ नॉर्मल है, कोई घबराने वाली बात नहीं है, आपका बेटा बिल्कुल ठीक है। फिर जब डॉक्टर ने कंफर्म किया कि मेरा बेटा बिल्कुल ठीक है तो मैं भी उसे घर ले आया। एक रात मैं अपने घर पे बैठा हुआ था और तभी अचानक से मेरा फ़ोन रिंग हुआ। मैंने फ़ोन उठाया तो वो मेरे दोस्त का कॉल था। वो भी मेरे साथ मेरे कंपनी में था, वो काम करता था। हम दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त थे और उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि अरे भाई यार, कितना कंजूस इंसान है यार तूने नया घर खरीद लिया यार, तूने पार्टी तक नहीं दी यार। देख यार, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। और जब मेरे दोस्त ने मुझसे ये सारी बातें कही तो मैंने उसे कह दिया कि अरे यार, कैसी छोटी बात कर रहा है, एक पार्टी, तू अभी आ जा, अभी पार्टी देंगे तेरे को, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे कि दुनिया का सबसे कंजूस इंसान मैं ही हूँ, है ना। और फिर मेरे दोस्त ने कहा कि हाँ पार्टी तो लूँगा ही लूँगा, उसकी टेंशन नहीं है मुझे, ज़बरदस्ती पार्टी लूँगा अगर तू नहीं देगा तो। खैर अभी नहीं, अभी मैं अभी थका हारा ऑफिस से आया हूँ, तेरा क्या है, तू तो वर्क फ्रॉम होम करता है और मैं कल शाम को आता हूँ तेरे घर पे और पार्टी अच्छी होनी चाहिए। मैंने भी हंसते हुए फ़ोन को रखा और उस वक्त मैं खाना बना रहा था। खाना तैयार हो गया था तो मैं अपने बेटे के रूम में गया तो मैंने देखा कि मेरा बेटा चुपचाप से बैठा हुआ है। मुझे लगा शायद किसी बात को लेके परेशान हो, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था। वो कुछ बताता ही नहीं था मुझसे। तो जैसे तैसे मैंने उसे वापस से एक बार पूछा, लेकिन इस बार भी मैं नाकामयाब हुआ। उसने फिर भी मुझे कुछ नहीं बताया और फिर मैंने उसे कहा कि आके खाना खा ले और वो फिर खाना खाने के लिए नीचे डाइनिंग टेबल पे आ गया। खाना खाते वक्त भी वो बिल्कुल गुमसुम सा था। पहले उसकी आदत थी कि वो खाना खाते वक्त टीवी देखा करता था, अपने फेवरेट कार्टून्स देखा करता था, टॉम एंड जेरी देखते हुए खाना खाता था। लेकिन उस दिन मेरे बेटे को उसका पसंदीदा कार्टून शो भी पसंद नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा था कि आखिर नया घर है, सब कुछ नया है, तो मेरे बेटे को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। शायद नया माहौल है, ढलने में टाइम लगेगा, ये सोच के मैं रह गया। और अगले दिन शाम को तकरीबन 8 बजे मेरा दोस्त आने वाला था तो मैंने सोचा कि पहले ही सब कुछ तैयारी करके रख ली जाए और मैं उसी सब की तैयारी कर रहा था। मार्केट से केक वगैरह और कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह लेकर आया था और बाकी स्नैक्स की दुकान से काफ़ी कुछ और खाने पीने का सामान लेकर आया था। 8 बजे तकरीबन सब कुछ रेडी था और मैं इंतज़ार कर रहा था तो सिर्फ मेरे दोस्त के आने का। और रात के तकरीबन 8 बजे मेरे
घर का डोरबेल बजा और मैं फिर आ गया और फिर मैं दरवाजे के पास गया और दरवाज़ा मैंने खोला तो मेरा दोस्त था। मैंने उसे गले लगाया और अंदर बुलाया। वो अंदर आके सोफे पे बैठ गया और चारों तरफ घर को देखने लगा। घर को देखने के बाद उसने कहा कि बहुत अच्छा घर लिया है तूने, बधाई हो, बहुत अच्छा घर है, और अगर तू मुझे पार्टी नहीं देता ना तो जान से मार देता तुझे। मैं ये सब बातें सुन के हंसने लगा और फिर हमने कई सारी बातें करी। बातें करते करते मेरे मुंह से मेरे बेटे के बारे में वो सारी बातें निकल गई कि मेरा बेटा कैसे अजीब व्यवहार कर रहा है, और मैं इस बारे में अपने दोस्त को बता ही रहा था। तभी अचानक से मेरा ध्यान मेरे दोस्त के चेहरे की तरफ पड़ा तो मैंने देखा कि मेरा दोस्त एक टक लगाए एक कोने में देख रहा है। और फिर जब मैंने उस कोने में देखा तो वहाँ तो कोई भी नहीं था और ना ही कोई ऐसी चीज़ थी जिसे इंसान घूरे। तो मैंने अपने दोस्त से कहा कि अबे भाई क्या हो गया है, क्या है उस कोने में जो तू ऐसे घूर घूर के देख रहा है। और फिर उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसी कोने में एक टक लगा के देखता रहा। मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने उसे थोड़ा सा झंझोरा और पूछा, अरे भाई क्या हो गया है यार, तू क्या ऐसे उस कोने में देख रहा है, वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर मेरे दोस्त ने कहा कि भाई इस घर में तू और सिर्फ तेरा बेटा रहते हैं ना। फिर मैंने उससे बताया कि हाँ और कौन रहेगा, मैं और मेरा बेटा बस। और फिर उसने जो बोला उसे सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। उसने बोला कि अगर इस पूरे घर में तू और सिर्फ तेरा बेटा दोनों ही रहते हैं तो उस कोने में वो औरत कौन है। जब मेरे दोस्त ने ये बात कही तो मेरी हंसी निकल गई और मैंने अपने दोस्त से कहा कि हाँ मैं ही तो तुझे बेवकूफ़ बनाने के लिए मिला हूँ सुबह से, और कोई बकरा नहीं मिला क्या। हाँ कौन है यहाँ पे बताइए, मेरे को तो कोई नहीं दिख रहा। और फिर मेरे दोस्त ने कहा कि भाई मैंने उस कोने में एक औरत को देखा है और वो दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। मुझे तो लगता है वो कोई प्रेत आत्मा थी, और मेरा बेटा जो अजीब व्यवहार कर रहा है उन सब के पीछे उसी औरत का हाथ है। भाई मैं तो कहता हूँ कि किसी पंडित वगैरह की मदद ले ले या तो इस घर को खाली कर दे, मेरे को काफ़ी अजीब लग रहा है। वो औरत दिखने में काफ़ी ज़्यादा डरावनी थी। ये तो मैं थोड़ा मजबूत दिल का हूँ, वरना कोई और देखता तो पता नहीं उसका क्या होता। भाई मैं मजाक नहीं कर रहा। और जब मेरे दोस्त ने मुझसे ये सारी बातें कही तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वो मजाक कर रहा है। और फिर मैंने उससे कहा कि भाई मुझे इन सब बातों पे यकीन नहीं है, और रही बात उस औरत की तो तेरा वहम होगा यार। ऐसा थोड़ी होता है कि नए घर में कोई भूत प्रेत हो, और भूत प्रेत भी कोई कुछ होता है क्या, ये सब तो सिर्फ अंधविश्वास की बातें हैं। और फिर मेरे दोस्त ने कहा कि अच्छा तो तेरा बेटा ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है, ना ठीक से खाता है ना ठीक से बोलता है, कौन सी ऐसी प्रेशर आ गया है उसके ऊपर। उस रात हमने इन्हीं सब चीज़ों के बारे में काफ़ी देर तक बातें करी, और रात के तकरीबन 11 बजे मेरा दोस्त अपने घर के लिए रवाना हो गया। और जाते जाते उसने कहा कि भाई मेरी बातों को ज़रा सोच के देखिए, अगर ये घर खाली कर सकता है तो कर दे, इसे बेच दे, और अपने बेटे का जितना हो सके उतना ख्याल रख, क्योंकि वो औरत मेरा बहन नहीं हो सकती। मेरा दोस्त ये सारी बातें कह के वहाँ से चला गया और फिर मैं अपने बेटे के रूम में गया। मेरा बेटा स्केच बुक पे कुछ लिख रहा था तो मुझे देख के थोड़ा अच्छा लगा, मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली। चलो मेरा बेटा कुछ लिख रहा है, क्या लिख रहा है वही देखने के लिए मैं उधर गया था। और मैंने देखा कि मेरा बेटा कुछ क्रेयॉन से, कुछ लाल क्रेयॉन से कुछ लिख रहा है। और मैंने पूछा कि अरे मेरा बेटा क्या लिख रहा है, दिखाओ मुझे। और जब मैंने उसकी स्केच बुक की तरफ देखा तो वो पूरी लाल थी, और जब मैंने स्केच बुक उससे ली तो उसके ऊपर जो लिखा था वो देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उस पे लिखा था कि मेरी मौत का कारण तुम हो। और ये देखकर तो मुझे मेरी आंखों पे यकीन नहीं हुआ। मैंने अपने बेटे की शक्ल देखी
तो वो मुझे ही देख रहा था। और मेरा बेटे को इतना लिखना नहीं आता था, मुश्किल से वो 3-4 शब्द पढ़े लिख लेता था, लेकिन इतनी बड़ी लाइन, और वो भी ऐसी लाइन, वो भला क्यों लिखेगा। ये पढ़ के मैं हैरान सा हो गया, ये मेरा बेटा कैसे लिख सकता है। और जब मैंने उस स्केचबुक के लाल रंग को ध्यान से देखा तो मेरी तो मानो जान ही निकल गई। मैंने देखा कि वो लाल कलर वो कोई नॉर्मल लाल कलर नहीं था, वो असल में खून था। मैंने अपने बेटे के हाथ को देखा तो उसकी एक उंगली से खून निकल रहा था। ये देखकर जैसे मेरी रूह कांप गई। मैं तुरंत फर्स्ट एड किट लेकर आया और उसकी उंगली पे पट्टी करी और उससे पूछने लग गया कि बेटा ये हाथ पे चोट कैसे लग गई। जिसके जवाब में उसने उसी उंगली से इशारा करते हुए मेरे पीछे इशारा किया। और मैंने पूछा कि क्या हुआ बेटा, पीछे क्या है। और जो मेरे बेटे ने बोला उसे सुन के और मैं दंग रह गया। उसने कहा कि एक औरत खड़ी है पापा आपके पीछे। ये सुनते ही जैसे मैं थोड़ा सा घबरा गया। मेरा दोस्त भी जाते जाते यही बोल कर गया, और जब मैं पीछे मुड़ के देखने लगा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। पहले तो मुझे मेरे बेटे की बातों पे यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरा दोस्त भी तो यही बोल के गया था। मैंने अपने बेटे को संभाला और उसे जैसे तैसे सुला दिया। मैंने अपने बेटे को सुला दिया और फिर किचन में बर्तन रखे हुए थे, उन्हें भी तो धोना था, और बर्तन धोते धोते उन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करूं मैं। बर्तन धोते धोते अचानक से हॉल से कुछ आवाज़ें आने लगी और मैंने सुना कि जैसे कोई सामान गिरा हो। मैं हॉल में गया तो मैंने देखा कि मेरा बेटा वहाँ पर था और दीवार पर वो अपनी उंगली से कुछ लिख रहा था, और उसने फिर से वही बात लिखी उस दीवार पर, और वो भी अपनी उंगली से बहते हुए खून से। मेरी जान तुम्हारी वजह से गई है। ये सब देखकर मेरे सर में एक अजीब सा दर्द उठने लगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। और अभी अचानक से मैंने देखा कि मेरा बेटा वहाँ है ही नहीं। मैं भागता हुआ उसके रूम में गया तो मैंने देखा कि मेरा बेटा अपने रूम में आराम से सो रहा है। तो वो कौन था जिसे मैंने नीचे हॉल में देखा था। मुझे लगा कि शायद मेरा वहम था, लेकिन ऐसा वहम कैसे हो सकता है। मैं वापस से गया और बर्तनों को साफ करके अपने हॉल में बैठ गया और इन्हीं सब बातों के बारे में सोचने लगा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। अगले दिन मेरी कंपनी की तरफ से एक लेटर आया था, और लेटर देने वाला जो पोस्टमैन था उसने घर का डोरबेल बजाया। मैं बाहर गया और दरवाज़ा खोला, और फिर गर्मी ज़्यादा थी तो मैंने कहा कि पानी पी लो, आओ अंदर बैठ जाओ। वो पोस्टमैन अंदर आया और बैठ गया, और फिर मैं उसके लिए पानी वगैरह लेकर आया और जो कंपनी से लेटर आया था उसे पढ़ ही रहा था। तभी अचानक से उस पोस्टमैन ने कहा कि भाई साहब, आप इस घर में बुरा ना मानो तो जान सकता हूँ कौन कौन रहता है। और फिर मैंने उसे बताया कि मैं और मेरा बेटा। और फिर उस पोस्टमैन ने कहा कि सिर्फ आप और आपका बेटा, और कोई नहीं रहता। और फिर मैंने कहा कि नहीं, और कोई नहीं रहता। फिर उसने मुझसे कहा कि फिर वो जो कोने में वो डरावनी सी औरत है वो कौन है। और वो उसी कोने की तरफ इशारा कर रहा था जिस कोने की तरफ मेरा दोस्त इशारा कर रहा था। मैंने उस कोने में देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। और फिर उस पोस्टमैन ने कहा कि भाई साहब, आपको वो औरत दिख रही है। मैंने कहा कि मुझे तो कोई नहीं दिख रहा। और फिर उस पोस्टमैन ने कहा कि भाई साहब, मुझे लगता है ये कोई आत्मा है।
मैंने पानी पी लिया है, मैं अब चलता हूँ। भाई साहब, आप इस घर को खाली कर दीजिए। मुझे नहीं लगता कि आपका बेटा और आप यहाँ पे महफूज हैं। वो औरत दिखने में बहुत भयानक थी और ऐसा कोई वहम नहीं हो सकता मुझे। मैंने अपनी आंखों से देखा है इसको, उस औरत को। आप इस घर को खाली कर दीजिए, मेरी मानिए। मैं यही सब सोचने लग गया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे दोस्त को और उस पोस्टमैन को वो वहम कैसे हो सकता है। ऐसे ही रात हो गई और मेरा बेटा खाना खा के फिर से सो गया। मैं वापस से बर्तन धो रहा था और तभी अचानक से मुझे छत से कुछ आवाज़ें आने लगी। मैं भागता हुआ छत की तरफ गया और छत का दरवाज़ा खोल के छत पर एंट्री ली। मुझे लगा कि कोई चोर वगैरह तो नहीं आ गया, और जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे मेरे आंखों पे यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि मेरी बीवी मेरे छत पर थी और इधर से उधर घूम रही थी। उसने मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ाने लगी। मैं सन्न सा रह गया। मेरे पैर जैसे जम गए। मैं अपने शरीर को हिला ही नहीं पा रहा था। वो धीरे धीरे मेरी तरफ कदम बढ़ा रही थी। ये इतना सब भयानक था कि मेरी बीवी तो काफ़ी सालों पहले ही मर गई थी। वो ये कौन है जो मुझे दिख रही थी? वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मेरे पास आई और मेरे कानों के पास आकर बोली कि मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो। और ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि आखिर क्या जो मैं देख रहा हूँ वो सच में है। लेकिन मेरे बीवी के मुंह से वो बात मेरे दिल को चीरने लगी। जब मेरी नई नई शादी हुई थी, मैंने पागलों की तरह उसके ऊपर प्रेशर बनाना शुरू कर दिया कि इस बार बेटा चाहिए, और रोज उसे सिर्फ बेटे के लिए बोलता था। ऐसा कोई भी दिन नहीं था जब मैं उसे बेटे के लिए ना बोलता हूँ। वो रोज यही सब बातें सुनती थी और डिलीवरी के टाइम वो इतने प्रेशर में आ गई कि डिलीवरी के वक्त तो मेरा बेटा सही सलामत हो गया, लेकिन मेरी बीवी की मौत हो गई। डॉक्टर ने बताया कि फिजिकली से ज़्यादा वो मेंटल प्रेशर में थी, जिसकी वजह से वो सहन नहीं कर पाई। और जब मेरे कानों में वही आवाज़ आई, मेरी मौत के जिम्मेदार तुम हो, तो बस मेरी ज़िंदगी मानो ख़त्म सी हो गई। अब मैं जीना नहीं चाहता था। मैं धीरे धीरे छत के किनारे पे अपने कदम को बढ़ाने लगा और वहाँ से कूदने ही वाला था, तभी जैसे किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने देखा कि वो और कोई नहीं, मेरी बीवी ही थी। और मैंने नम आंखों से पूछा कि मैं तो तुम्हारी मौत का गुनहगार हूं ना, तो क्यों रोक रही हो मुझे? और उसने अपने हाथों से इशारा करते हुए मुझे कोने में देखने के लिए कहा। और जब मैंने उस कोने में देखा तो वहाँ मेरा बेटा खड़ा था और उसने मुझसे कहा कि पापा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप ये क्या कर रहे हो? और फिर मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा और मेरे कानों में सिर्फ एक ही आवाज़ आई, मैं तो मर गई, लेकिन मेरे बेटे को हमेशा खुश रखना। उसके बाद से मेरे बेटे का व्यवहार नॉर्मल हो गया, लेकिन आज भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पछतावा है कि आखिर क्यों बेटा बेटी के चक्कर में मैंने इतना बड़ा अपराध कर दिया। और मैं ही नहीं, ना जाने कितने लोग ऐसे ही
औरतों को, अपनी बीवियों को परेशान करते होंगे। पता नहीं, मुझे तो मेरी ज़िंदगी का सबक मिल गया, लेकिन किस कीमत पर। लेकिन अब जो भी है, मेरा बेटा ही मेरी एक आखिरी उम्मीद है ज़िंदगी जीने की, और मैं हमेशा अपनी बीवी के एहसानों तले दबा रहूँगा। 5 साल बाद विजय अपनी कंपनी से छुट्टियां लेकर दिल्ली वापस आया था लंदन से। एयरपोर्ट से निकलते ही उसके चेहरे पे एक अलग सी खुशी थी, उसके चेहरे पे एक रौनक थी। उसने सोचा था कि अचानक से अपने माता पिता को सरप्राइज़ देगा तो उनकी खुशी अलग ही 7वें आसमान पे होगी। और इसी चीज़ के बारे में एक्साइटेड होता हुआ उसने कई सारे तोहफे अपने माँ बाप के लिए रास्ते में ख़रीद लिए, और आखिरकार उसने 5 साल बाद अपने घर की शक्ल देखी। वो काफ़ी खुश था। वो दौड़ता हुआ दरवाजे पे गया और उसने अपने घर की डोरबेल बजाई, और डोरबेल बजाते ही तकरीबन 2 मिनट बाद अंदर से किसी के कदमों की आवाज़ आई। जैसे जैसे कदमों की आवाज़ बढ़ रही थी, विजय काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था और उसकी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ रही थी। वो ये जानना चाहता था कि अचानक से जब उसकी माँ जब उसे इतने सालों बाद अचानक से देखेगी तो उसका रिएक्शन कैसे होगा। आखिरकार विजय की माँ ने दरवाज़ा खोला और विजय ने हंसते हुए कहा कि देख माँ, मैं वापस आ गया। विजय की माँ की शक्ल पे कोई भी हाव भाव नहीं आए और उन्होंने हाँ में सर हिलाते हुए विजय को अंदर आने के लिए कहा। विजय ने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी माँ उसे ऐसे देखकर खुश नहीं होगी। उसकी माँ खुश नहीं थी। ये देखकर विजय को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा और वो अंदर आ गया। घर में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था और उसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, माँ का मूड खराब होगा, कम से कम पिताजी देखेंगे तो पक्का खुश होंगे। और उसने अपनी माँ से पिताजी के बारे में पूछा और फिर उसकी माँ ने बताया कि वो अभी अपने रूम में है, आराम कर रहे हैं। विजय भागता हुआ अपने पिताजी के रूम में गया और उसके पिताजी आराम कर रहे थे। विजय को देखते ही वो मुस्कुराए और उन्होंने बोला कि आ गया मेरा राजा बेटा, बहुत सालों बाद याद आई अपने इस बूढ़े बाप की। विजय अपने पिता के पास आकर रोने लगा और बताने लगा कि विजय को भी काफ़ी याद आती थी उनकी। विजय को अपनी माँ का व्यवहार काफ़ी अजीब लग रहा था, जिसके बारे में उसने अपने पिताजी से पूछा और उनके पिताजी ने बताया कि बेटा, तेरी माँ का व्यवहार अब पहले जैसे नहीं रहा। अब वो उखड़ी उखड़ी सी रहती है, उसे खुशी गम कुछ ऐसे महसूस ही नहीं होता है। जब से वो घटना घटी है अब वो उदास उदास सी रहती है। विजय अपनी माँ के पास गया और अपनी माँ से बातें करने लगा। उसकी माँ घर के छोटे मोटे कामों में बिजी थी और विजय उनके पीछे पीछे लगा हुआ था। विजय ने कई सारी बातें करी अपनी माँ से और आखिर में अपनी माँ को समझाने लगा। और विजय ने अपनी माँ से कहा कि माँ, अब जो हो गया है उसे कौन बदल सकता है। अब कुछ भी नहीं हो सकता, जो होना था वो हो गया है। अब उसी चीज़ के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब करना, ये वक्त आपका उदास रहने का नहीं है। बुढ़ापे में इंसान को खुश रहना चाहिए, ज़िंदगी को अच्छी तरह जीना चाहिए। यही तो वक्त होता है ज़िंदगी को एंजॉय करने का। पूरी ज़िंदगी काम करने के बाद बुढ़ापे में ही तो इंसान को थोड़ा सुकून मिलता है, और आप ऐसे अपने वक्त को बर्बाद कर रही हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है माँ। ये सब सुन के विजय की माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने विजय से कहा कि बेटा, तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, तुझे वहीं लंदन में ही रहना चाहिए था। तुझे पता है ना, यहाँ कुछ भी हो सकता है। विजय को ये बात समझ नहीं आई और विजय ने पूछा कि क्या हो सकता है माँ, आपके कहने का मतलब क्या है। विजय की माँ चुप हो गई और उन्होंने बोला कि जा, अब मैंने खाना लगा लिया है डाइनिंग टेबल पे, थोड़ा खा ले फिर आराम से सो जाइयो, डिनर के वक्त मैं तुझे उठा दूंगी। और विजय अपने रूम में चला गया। रूम में सोते ही उसे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी
ऐसा लग रहा था उसे जैसे वो अपने घर में है ही नहीं। उसे वो सुकून नहीं मिल पा रहा था जो इंसान को अपने घर में मिलने पर होता है। वैसा अजीब अजीब सा लग रहा था विजय को, जैसे कुछ तो गड़बड़ है। विजय इन सब चीज़ों को इग्नोर करता हुआ आराम करने लगा और शाम के वक्त विजय की माँ ने विजय को उठाया और विजय हाथ मुंह धोकर डाइनिंग टेबल पे पहुंच गया। उसने देखा कि उसके पिताजी खाना खा रहे थे और अब उसने सोचा कि चलो अब तो कुछ ना कुछ अच्छी बातें होंगी ही जब पूरा परिवार मिलकर बैठकर खाएगा। विजय खाने के लिए बैठ गया और अपने पिताजी से हंस हंस के बातें करने लगा। वो काफ़ी खुश था। विजय की माँ भी विजय को देख रही थी और खाना खाते खाते विजय काफ़ी सारी बातें कर रहा था अपने पिताजी से। तभी अचानक से उसके पिताजी ने कुछ ऐसी बात बोल दी जिसे सुनकर विजय का दिल टूट सा गया और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग गया। विजय के पिताजी ने कहा कि बेटा मेरी बात मान, तू लंदन वापस चला जा, यहाँ मत रह, यहाँ मत रह तू, तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है। यहाँ तू रहेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, यहाँ मत रह। विजय ये बात सुनते ही थोड़ा गुस्से में आ गया और उसने कहा कि अरे क्या हो जाएगा, माँ भी यही बात कह रही थी, आप भी यही बात कह रहे थे। अरे मैं आपकी आंखों में चुभता हूँ क्या? मैं 5 साल लंदन में बिता कर आया आपके पास। मैंने सोचा कि चलो अपने माता पिता के साथ थोड़ा वक्त बिताया जाएगा। इतनी याद आती थी मुझे आपकी वहाँ लंदन में, और जब मैं इतनी मुश्किल से छुट्टियाँ लेकर आपके पास यहाँ आया हूँ तो आप कह रहे हो कि आपको, और आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं आना चाहिए था। आपको कैसे बोल सकते हैं आप पिताजी ऐसी बातें? अरे आपने पता नहीं दिल सा तोड़ दिया मेरा। मुझे नहीं खाना, मैं जा रहा हूँ वापस। गुस्से में विजय अपने रूम में वापस आ गया और बेड पे लेट गया। रात के तकरीबन 12 बजे जब वो सो रहा था तभी उसे प्यास लगी। उसने सोचा कि चलो पानी पी लिया जाए। वो अपने बेड से उठा और किचन की तरफ बढ़ा और वो पानी पी ही रहा था। तभी अचानक से उसे ऐसा लगा जैसे उसके आसपास कोई है। पहले तो उसे ऐसा लगा कि शायद उसका वहम है, लेकिन विजय ने बाद में महसूस किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो है जो विजय के आसपास है। विजय को तो पहले कुछ भी समझ नहीं आया। उसने पानी की बोतल को वापस फ्रिज में रखा और वापस अपने रूम में सोने के लिए जा ही रहा था। तभी अचानक से उसे कदमों की आवाज़ सुनाई दी और कदमों की आवाज़ सुनते ही विजय थोड़ा चौकन्ना हो गया और उन कदमों का पीछा करते हुए अपने घर की छत पे पहुंच गया, जहां पर उसने देखा कि उसके पिताजी उसकी छत पर घूम रहे हैं। और अपने पिताजी को इतनी रात को छत पर देखकर विजय को थोड़ा अजीब लगा और विजय ने कहा कि क्या हो गया पिताजी, सब कुछ ठीक तो है? आप इतनी रात को नींद नहीं आ रही आपको? जिसके जवाब में उसके पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा। विजय अपने पिताजी के पास गया और कहा कि पिताजी अब बता दीजिए ना, किस बात की आपको इतनी टेंशन है? अब क्या क्या छुपा रहे हैं आप मुझसे? माँ भी कुछ छुपा रही है, आप भी कुछ छुपा रहे हैं। मैं इस घर का बेटा हूँ, मेरे को जानने का हक है, और आप इतनी रात को बिना सोए, ऐसे तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी पिताजी। और विजय के पिताजी ने नम आंखों से विजय को देखते हुए कहा कि विजय क्यों इतना दर्द छुपा रहा है? हाँ, मुझे नहीं पता क्या कि जो ये तेरी हंसी है उसके पीछे कितना दर्द है? सब समझता हूं मैं, हमें बुरा ना लगे इसलिए हंसता रहता है ना, हमसे इसलिए मिलने आया है ना कि हमें बुढ़ापे में तो थोड़ी खुशियां मिले। लेकिन बेटा तेरा यहाँ रहना ठीक नहीं है, जल्द से जल्द तू लंदन वापस लौट जा। मैं तेरा बाप हूं, मैं तुझसे दूर नहीं रह सकता ज़्यादा देर, लेकिन तेरी भलाई के लिए ही हम दूर रह रहे हैं। तुझे वो बात याद है ना? विजय ये सारी बातें सुनकर रोने लगा और उसने अपने पिताजी से कहा कि देखिए पिताजी, मैं नहीं चाहता कि आप उन पुरानी बातों को लेकर बैठे रहें। आप बस भूल जाइए उन बातों को। वो हमारी ज़िंदगी के कुछ काले पन्ने थे जो अब पलट चुके हैं। अब हमें अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में सोचना चाहिए। तभी विजय के पिताजी ने जो बात कही उसे सुनकर
विजय का कलेजा फट सा गया और विजय के पिताजी ने कहा कि तो कर ले शादी, बसा ले अपना घर, क्यों नहीं बसा रहा। और ये बात सुनते ही विजय इतना ज़्यादा टूट सा गया कि उसकी आंखें नम हो गई और वो रोते हुए वापस अपने रूम में आ गया। रात के 1 बजे थे और विजय अपने रूम में बैठा हुआ था। उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक से उसके घर का किसी ने दरवाज़ा खटखटाया और दरवाजे की खटखटाहट की आवाज़ सुनकर विजय दरवाजे की तरफ बढ़ा और दरवाज़ा खोल के देखा तो कोई भी नहीं था। ये देखकर उसे पहले थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर उसने आसपास देखा और दरवाजे को बंद कर लिया और फिर अंदर से अच्छी तरह से लॉक कर लिया। विजय को समझ नहीं आ रहा था कि इतनी रात आखिर दरवाज़ा कौन खटखटाएगा। विजय ने अपनी इन बातों का इग्नोर किया और अपने रूम पर वापस आ गया। रात के तकरीबन 2 बजे जैसे तैसे नींद आई विजय को और विजय अपने बेड पे सोने के लिए लेट गया। सोए हुए उसे तकरीबन आधा घंटा हुआ ही था, तभी अचानक से उसका स्मार्टफोन रिंग हुआ और अपने स्मार्टफोन पे उसने देखा तो एक अननोन नंबर से कॉल आया हुआ था। उसने कॉल को उठाया तो विजय ने बोला कि हेलो, कौन? जिसके जवाब में जो आवाज़ आई उसे सुनते ही विजय की सारी नींद गायब सी हो गई। सामने से आवाज़ आई कि भूल गए क्या अपनी बीवी को? विजय को कुछ भी समझ नहीं आया और उसने फ़ोन कट कर दिया और सोचा कि सुबह उठ के देखेगा कि क्या है, किसका फ़ोन है और बात क्या है। उसने फ़ोन को रख दिया और सो गया। सुबह उसकी आंखें खुली, तकरीबन सुबह के 7 बजे उसकी आंखें खुली और उसने अपना स्मार्टफोन ओपन किया और देखा कि चलो अब देखा जाए कौन था जिसने कॉल किया था। और उसने जब अपने स्मार्टफोन को ऑन किया और कॉल लॉग ओपन करी तो उसकी आंखें चौड़ी हो गई, क्योंकि उसके कॉल लॉग में एक भी इनकमिंग कॉल नहीं थी, वो भी रात की। उसके फ़ोन में वही लास्ट नंबर डायल थे जो पिछले दिन विजय ने डायल किए थे। उसके अलावा रात में आई हुई वो इनकमिंग कॉल नहीं शो कर रही थी। ये बात विजय को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी और फिर उसने धीरे धीरे कई दिन बिताए। उसने फिर इन बातों को इग्नोर किया और नाश्ता करके निकल गया अपने उधर घूमने के लिए। कई सालों बाद उसने अपने इलाके में घूमा था और आसपास की जगहों पे घूमने के बाद उसने पूरा दिन सिर्फ एंजॉय किया और रात के वक्त अपने घर वापस आया। घर वापस आने के बाद उसने देखा कि विजय की माँ ने काफ़ी अच्छा खाना बनाया था और विजय ये सब देख के बहुत खुश हुआ और खाना खाने लगा। उसके पिताजी भी आए और वो भी खाना खाने के लिए बैठ गए। अब वो अपने पिताजी से बात कर ही रहा था। विजय और उसके पिताजी खाना खा ही रहे थे, तभी अचानक से विजय के पिताजी ने कहा कि विजय, तो आखिर कब जा रहे हो लंदन? टिकट्स वगैरह कब बुक कर रहे हो? ये सुनते ही विजय का दिमाग फिर खराब हो गया और विजय ने चिल्लाते हुए बोला कि हाँ, कल ही जा रहा हूँ, लंदन कल ही जा रहा हूँ, समझे? मैं चुभने लगा हूँ ना आप लोगों की आंखों में, कल ही जा रहा हूँ मैं। विजय गुस्से में वापस से अपने रूम में चला गया और बिना कुछ खाए ही अपने रूम में गुस्से में बैठा हुआ था। तभी अचानक से उसकी माँ की चिल्लाने की आवाज़ आई और जब वो भागता हुआ गया तो उसने देखा कि उसके पिताजी के रूम से चिल्लाने की आवाज़ आई है। और वो जब अपने पिताजी के रूम में गया तो उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई। उसने देखा कि उसके पिताजी ने फांसी लगा ली थी और उनकी लाश उनके रूम के फैन से लटक रही थी। विजय ये सब देखकर ऐसे सन्न पड़ गया जैसे उसकी जुबान में लकवा मार गया हो। विजय अपनी आंखों से जो देख रहा था उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके पिताजी की लाश उसी के सामने पंखे से लटकी हुई थी। इतना भयानक मंजर विजय ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था, लेकिन ये सब देखकर वो पागलों की तरह रोने लगा। तभी अचानक से विजय को एक चिट्ठी मिली जो कि उसके पिताजी के तकिए पे रखी हुई थी। उसने उस चिट्ठी को उठाया और उस चिट्ठी पे लिखा हुआ था कि बेटा, हर किसी को अपना बच्चे प्यारे होते हैं, लेकिन हमने जो गलती करी हम नहीं चाहते कि उसकी सज़ा तुम्हें मिले। हम रोज़ एक ही गलती की सज़ा भुगत रहे हैं। हमारे सपने, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ
वही खौफनाक साया घूम रहा है और हम नहीं चाहते उस खौफनाक साये का 1% हिस्सा भी तुम्हारे ऊपर पड़े। हम नहीं चाहते बेटा ऐसा, इसलिए मैंने तुम्हें लंदन जाने के लिए कहा, लेकिन तुम्हें मेरी बातें बुरी लगने लगी। मैं जानता हूं कि तुम हमें छोड़कर कहीं जाओगे नहीं, इसलिए मैं अपनी जान दे रहा हूं ताकि मुझे तुम अपना बीता हुआ कल मान के अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करो। यहाँ कभी मत आना बेटा। विजय ये सब पढ़ के मानो खून के आंसू रो रहा था, और ये सब पढ़ते ही उसके पांव तले जमीन खिसक चुकी थी। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और पूछा कि आखिर पिताजी किस गलती के बारे में बात कर रहे हैं, आखिर क्या गलती हो गई आप लोगों से ऐसी। जिसके जवाब में उसकी माँ ने कहा कि विजय की माँ ने बताया कि ये सब रूही की वजह से हो रहा है। और ये सुनते ही विजय ने चिल्लाते हुए कहा कि कैसी बकवास कर रही हैं आप, उसकी मौत तो काफी वक्त पहले ही हो गई है। और उसके बाद जो विजय की माँ ने विजय को बताया, उसे सुनते ही विजय का दिमाग सुन्न रह गया। विजय की माँ ने बताया कि रूही की मौत असल में डिलीवरी के वक्त नहीं हुई है। हमने पोते की लालच में रूही का अबॉर्शन करवाना चाहा था, और उसी अबॉर्शन के चक्कर में ऑपरेशन में गलती हो गई और तुम्हारी पत्नी रूही मारी गई। हमने तुमसे झूठ बोला था बेटा। ये सुनते ही जैसे विजय की पूरी दुनिया ही उजड़ गई हो। पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था कि वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगा। इतना भयानक सच सुन के उसका मन कर रहा था कि वो जैसे आत्महत्या कर ले, लेकिन विजय को पता था अब इस दुनिया में उसका कोई है तो सिर्फ उसकी माँ है। और विजय ने कहा कि अब जो हो गया भूल जाओ उसे, लंदन चलो मेरे साथ। ये बोलते ही विजय अपने पिताजी के रूम से निकला और फ्लाइट टिकट्स अपने लैपटॉप पे बुक करने लगा। लैपटॉप उसके कमरे में था और वो अपने कमरे में जाके टिकट्स को बुक कर ही रहा था। तभी अचानक से उसे उसकी माँ के चिल्लाने की आवाज़ आई, और जब वो भागता हुआ बाहर आया तो उसने देखा कि उसकी माँ खून से लथपथ फर्श पे पड़ी हुई है। उसे किसी ने सीढ़ियों पर से धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी बुरी तरह से गिरने से विजय की माँ खून से लथपथ वही ज़मीन पर तड़प रही थी। खून से लथपथ अपनी माँ को देखकर विजय और भी ज़्यादा पागल सा हो गया और अपनी माँ को गोद में उठाकर हॉस्पिटल ले जाने के लिए अपने घर के बाहर कदम रखा ही था। तभी अचानक से उसकी माँ ने दम तोड़ दिया और इसी के साथ पूरी दुनिया उजड़ गई विजय की। विजय ने जब पीछे मुड़ के देखा तो उसने जो देखा उसे देखकर विजय की आंखें और भी ज़्यादा चौड़ी हो गई और उसकी आंखों में खून के आंसू आ गए। उसने देखा कि उसकी पत्नी, जो कि कई सालों पहले ही मर गई है, वो सीढ़ियों पे खड़े होकर नम आंखों से विजय को देख रही थी। विजय की आंखों में खून के आंसू थे और उसने चिल्लाते हुए कहा कि मिल गई शांति तुम्हें, निकल जाओ, नजर मत आना मुझे आज के बाद। जो तुम्हें चाहिए था तुम्हारा बदला पूरा हुआ, अब मत नजर आना, छोड़ दो मुझे मेरे हाल पे। ये सब सुनते ही उसकी पत्नी ने विजय के सामने हाथ जोड़ लिए और नम आंखों से कहीं गायब हो गई। विजय भी काफ़ी ज़्यादा टूट गया था। उसने सोचा था कि अब वो भी आत्महत्या कर लेगा, लेकिन फिर उसके पिताजी का चेहरा उसके सामने आया। उसके पिताजी चाहते थे कि विजय एक अच्छी ज़िंदगी जिए और विजय फिर लंदन हमेशा के लिए वापस चला गया। ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। मेरा नाम राज है। पिछले कुछ दिनों से मेरी ज़िंदगी एकदम नर्क की तरह बन रखी है। मेरी ही नहीं, मेरे पूरे परिवार की ज़िंदगी। खैर, अब तो मेरा परिवार
बचा ही नहीं, मेरे परिवार में सिर्फ मैं और मेरी माँ जिंदा बची हैं। मेरे पिताजी की मौत तकरीबन 1 महीने पहले हो गई। मुझे तो आज भी उनकी मौत का कारण बिल्कुल समझ नहीं आता कि अचानक से ये सब कैसे हो गया। शुरुआत हुई थी तकरीबन 2 महीने पहले। मैं अपने ऑफिस से लौटकर अपने घर वापस आया था। रात का खाना ख़त्म करने के बाद मैंने सुना कि कोई हमारे घर का दरवाज़ा खटखटा रहा है। दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुन के मैं दरवाजे के पास गया और दरवाजे को खोल के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। इतनी रात को कोई बच्चा शरारत भी नहीं करेगा तो किसने दरवाज़ा खटखटाया होगा, ये सवाल मुझे परेशान कर ही रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो क्या पता मेरा वहम हो, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया ही ना हो। लेकिन मैंने आवाज़ तो साफ़ ही सुनी थी। मैंने इन सब बातों को साइड रखते हुए मैंने दरवाज़ा वापस बंद किया और फिर मेरे घर का टेलीफोन बजा। मैं टेलीफोन के पास गया और मैंने कॉल को उठाया और सामने से जो मुझे पता चला उसे सुन के मैं दहल उठा। मुझे पता चला कि मेरे चाचा जी की मौत हो गई है, वो भी काफ़ी बुरी तरह से। सुन के मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा गया। ये बात मैंने अपने पिताजी को बताई। पिताजी को तो पहले यकीन ही नहीं हुआ कि ये सब कैसे हो सकता है, लेकिन जैसे तैसे उन्हें यकीन करना पड़ा। मैं अपने पिताजी और अपनी माँ को लेके चाचा जी के घर पे पहुँचा और वहाँ पे मातम पसरा हुआ था। हर कोई रो रहा था, हर किसी की आंखों में आंसू थे। इतनी अचानक से इतने अच्छे खासे मेरे चाचा जी कैसे गुजर गए, किसी को यकीन नहीं हो रहा था अपनी आंखों पे। मुझे भी कुछ भी यकीन नहीं हो रहा था इन सब चीज़ों पे। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे ये सब सिर्फ बुरा सपना है, अभी कोई मुझे उठा देगा। लेकिन ये सब सच था, ये सब सच में हो रहा था। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान था, मुझे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था मेरे चाचा जी के गुजर जाने का। मेरे पिताजी और मेरी माँ चाची जी को संभाल रहे थे। चाची जी का रो रो के बुरा हाल था। और फिर मेरी माँ और मेरे पिताजी चाची जी को संभालते हुए उनके कमरे में लेकर गए। मैं चाची जी को देख रहा था, वो काफ़ी बुरी तरह से रो रही थी। तभी अचानक से चाची जी ने मुझे रूम से बाहर जाने को कह दिया। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया और जब मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि बाहर जाओ तो मैं बाहर आ गया। लेकिन मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी कि ऐसी क्या बात कर रहे हैं वो अंदर, जो मुझे बताना उन्हें ठीक नहीं लगा। अभी उन्होंने मुझे बाहर कर दिया। मैंने दरवाजे से कान लगाया और मैंने कुछ खुसफुसाहट की आवाज़ सुनी। मुझे कुछ साफ सुनाई नहीं दे रहा था, लेकिन जो भी था काफ़ी अजीब था। मेरे पिताजी के दरवाजे के पास आ रहे थे क्योंकि उनके कदमों की आवाज़ मुझे सुनाई दे गई थी। मैं तुरंत वहाँ से दूर हट गया और जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनके चेहरे पे एक अजीब सी टेंशन और घबराहट थी। ऐसा था जैसे उन्हें काफ़ी बुरा सदमा लग गया हो, उन्हें काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई हो। मैंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी क्या हो गया है, आप इतने उदास और इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हैं? चाचा जी तो अब गुजर गए, तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? मुझे भी बहुत दुख हुआ है, लेकिन अब क्या करें? मेरे पिताजी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया और उनकी आंखों में आंसू थे। वो वहाँ से बिना कोई जवाब दिए ही चले गए। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया कि चाची जी ने उन्हें ऐसा क्या बोल दिया। मेरे पिताजी इतने सख्त किस्म के इंसान थे, उनकी आंखों में आंसू आ ही नहीं सकते थे। उन्होंने ज़िंदगी में बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियों का सामना किया था, लेकिन मेरी चाची जी ने ऐसा उन्हें क्या बता दिया जो मेरे पिताजी की आंखों में आंसू आ गए थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया।
मेरा दिल टूट गया था मेरे पिताजी की आंखों में आंसू देखने के बाद। मैंने अपनी माँ को देखा तो वो भी फूट फूट कर रो रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चाचा जी के गुजर जाने के बाद हमें लगा कि चाची जी को हमारी ज़रूरत है। हम उन्हें अपने घर ले आए। हमें लगा कि कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी तो उन्हें अच्छा लगेगा, वरना ऐसे अकेलेपन में तो उनका दर्द और बढ़ता जाएगा, वो और भी ज़्यादा दुखी होने लगेंगी। रात के तकरीबन 11 बजे थे और फिर से अचानक से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। मैं वापस से दरवाजे के पास गया। मुझे लगा कोई ज़रूरी बात होगी, तभी कोई इतनी रात को हमारे घर आया है। मैंने दरवाज़ा खोल के देखा तो कोई नहीं था। अब मैं फिर से चिंता में आ गया कि आखिर कौन बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा है। दरवाज़ा खोलने पे कोई नज़र नहीं आता। ऐसे मेरे दिमाग में कई सवाल उठने लगे, लेकिन फिर से मैंने इन सब बातों को साइड में रखते हुए दरवाजे को बंद कर दिया और अपने रूम में जाकर लेट गया। तभी अचानक से मुझे कुछ हलचल सुनाई दी। जैसे कोई मेरे हॉल में चल रहा हो। मैं हॉल की तरफ गया तो मैंने देखा कि मेरे पिताजी ऊपर की ओर जा रहे थे और मैंने अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी आखिर क्या हो गया, जिसके जवाब में मेरे पिताजी ने कुछ भी नहीं कहा और मेरे पिताजी ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते रहे। मैंने अपने पिताजी का पीछा किया तो वो चलते चलते हमारी छत पर जा रहे थे। मैं छत पर गया और मैंने देखा कि मेरे पिताजी ऊपर बाहर का नज़ारा देखकर आसमान की ओर देख रहे हैं। मुझे तो पहले समझ नहीं आया। मेरे को लगा कि मेरे पिताजी को टेंशन की वजह से, दुख की वजह से नींद नहीं आ रही होगी, इसलिए रात में यहाँ मन बहलाने के लिए आ गए, बाहर का नज़ारा देख रहे हैं। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हूँ। लेकिन फिर अचानक से मेरे पिताजी ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे देखकर मुस्कुराए और मुस्कुराते हुए उस छत से कूद गए। मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी ने अपनी जान दे दी। 5 मिनट तक तो मैं सिर्फ देखता ही रहा कि आखिर क्या हो गया मेरी आंखों के सामने। मेरे हंसते खेलते पिताजी अचानक से ये सब कैसे हो सकता है। मैं चिल्लाता हुआ नीचे भागा अपने पिताजी को देखने के लिए। तो मैंने देखा कि ज़मीन पे उनकी लाश पड़ी हुई है, उनके सर से खून बह रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया। मेरे मुंह में तो जैसे ज़बान को लकवा ही मार गया था। मैं अपनी माँ के पास गया। मेरी माँ को मैंने ये सब बताया तो वो तो बेहोश हो गई। पिताजी के ऐसे चले जाने से जैसे हमारे परिवार पे जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। मेरे को तो अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब जो हो रहा है ये सब हकीकत है। हमारे हंसते खेलते परिवार को अचानक से इसकी नज़र लग गई। जो एक एक करके हमारे परिवार के लोग मारे जा रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चाची जी को पता चला तो उनकी भी हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई और फिर कुछ दिनों तक मातम पसरा रहा। चाची जी ने कहा कि बहुत दिन हो गए यहाँ रहते हुए, अब मुझे मेरे घर छोड़ दो। मैं उन्हें रोकना तो चाहता था, लेकिन उनके ज़िद करने पे मैं उन्हें लेकर अपनी बाइक पे उनके घर छोड़ने जा रहा था। मैं बाइक बिल्कुल धीरे चला रहा था ताकि मेरी चाची जी को बिल्कुल तकलीफ़ ना हो। मेरे को तो इतना ज़्यादा सदमा पहुंचा था कि मेरे से तो ठीक से बाइक भी नहीं चलाई जा रही थी। मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ था। बाइक चलाते चलाते मैं उनके घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि अचानक से मेन रोड पे एक बेकाबू बस आ गई और उस बस ने सीधा मेरी बाइक को ठोकर मार दी। और वो ठोकर इतनी ज़ोरदार थी कि मैं कहीं दूर जाके गिरा और मेरी चाची जी भी एक दूर जगह जाके गिरी। मैं तो पता नहीं कैसे बच गया, लेकिन
मैं उठ के लगड़ाता हुआ अपनी चाची के पास गया तो उनके सर से खून बह रहा था और जब मैंने उनकी सांसें चेक करी तो उनकी भी मौत हो गई थी। मैं घर पहुंचा और फिर मेरी माँ उदास बैठी हुई थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बताऊं तो बताऊं कैसे। इतना सब कुछ इन चंद दिनों में हो गया जितना हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि इतना बुरा वक्त हमें देखना पड़ेगा। फिर रात हुई और अचानक से रात के 12 बजे किसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया वापस से। मुझे डर लगने लगा था उस दरवाजे की खटखटाहट से, क्योंकि वो दरवाज़ा जितनी बार भी किसी ने खटखटाया था मेरे घर में किसी न किसी की मौत हुई थी। मैं उस दरवाजे को खोलने के लिए जा ही रहा था, लेकिन मेरे कदम अचानक से रुक गए और मैं अचानक से भागते हुए अपनी माँ के कमरे में गया। और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी रूह कांप गई। सब कुछ खत्म हो गया, मेरी बची खुची दुनिया भी उजड़ गई। मैंने देखा कि मेरी माँ ने अपने रूम के पंखे से फांसी लगा ली थी और यही बस रह गया था देखने के लिए। ये देखने के बाद मेरे जैसा पत्थर दिल इंसान भी वहीं रोने लगा। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। तभी अचानक से मैंने रोते हुए वहां एक चिट्ठी को देखा और उस चिट्ठी पे लिखा था कि अगली बारी तुम्हारी है। और ये पढ़ते ही मैं समझ गया कि अब मेरी बारी है। फिर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। और अब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि दरवाज़ा खोलूं कि ना खोलूं। मैं अपनी खिड़की के पास गया और मैंने खिड़की से अपने दरवाजे की तरफ झांकने की कोशिश की और जो मैंने देखा उसे देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। मैंने देखा कि मेरे दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं है, फिर भी कोई दरवाज़ा ऐसे खटखटा रहा है। लेकिन तभी अचानक से मेरे दिमाग में कुछ आया। मेरे दिमाग में आया कि अब मेरे पास खोने को है ही क्या, सब कुछ तो खत्म हो गया है। और मैं दरवाजे के पास गया, मैंने दरवाजे को खोल दिया और वही हुआ। दरवाजे के बाहर कोई भी नहीं था और अब मुझे पता था कि अब शायद मैं भी नहीं बचूंगा। लेकिन तभी अचानक से मुझे किसी के हंसने की आवाज आई। मैं काफ़ी ज़्यादा घबरा के मैंने अपने रूम में गया और जो मैंने देखा उसे देखकर मेरी आंखें और चौड़ी हो गई। मैंने देखा कि मेरा खुद का शरीर मेरे बिस्तरे पे पड़ा हुआ है और मुझे पता चला कि जब मैंने अपनी माँ की मौत देखी तो मेरा दिल फेल हो गया और मेरी भी मौत हो गई।